गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया राइट व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स income statement, that is profit and loss account, right? Then position statement, that is balance sheet. Then right, in case of companies, cash flow statement is also part of right financial statements. Accounting standard 3 requires prescribed companies to prepare cash flow statement. Then changes in equity, and the last is a working note. So 5 चीजें आएगी तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। देन आगे फिर हमने देखा था राइट कि कंपनीज के केस में शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट करनी पड़ती है। कंपनीज के राइट कंपनीज के केस में दे फॉलो शेड्यूल 3 फॉर्मेट। कंपनीज एक्ट 2013 में जो शेड्यूल 3 है राइट, इट गिव्स यू फॉर्मेट ऑफ profit and loss account and second in right balance sheet, and therefore right they follow vertical format and not the horizontal format. T format नहीं follow किया जाता both for income statement and position statement। जो हमारे टेक्स्ट बुक में है for the analysis purpose, try to understand। आपको बैलेंस शीट किसी भी फॉर्मेट में दी हो, in case of like non-corporate forms of businesses like sole proprietorship, partnership, right? They prepare financials in T format, and in case of corporate format like right your companies, वो vertical format में बनाते हैं as per schedule 3। किसी भी format में तुम्हें balance sheet दी हो, for the purpose of analysis, we will convert that balance sheet in like sources of funds and application of funds format। so कल जो मैंने तुम्हें फॉर्मेट लिख के दिया था, इफ रिमेंबर राइट, सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, बराबर ना। उस फॉर्मेट में हमें क्या करना है मैडम, हमारी बैलेंस शीट को कन्वर्ट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वो जो फॉर्मेट है ना, सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, इट टेल्स यू हु ऑल हैव गिवन मनी टू द बिजनेस एंड हाउ यू हैव यूज्ड दैट मनी फॉर द बिजनेस। किस किसने पैसे दिए? 4 लोगों ने पैसे दिए थे, कल मैंने बोला था। एक है इक्विटी शेयर होल्डर्स हु आर द अल्टीमेट ओनर्स, दूसरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, या अब ये कंपनी केस में 2 आ गए। अगर नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म देखोगे तो उसमें पार्टनर्स आ जाएंगे इन केस ऑफ पार्टनरशिप, या सोल प्रोप्राइटरशिप का कैपिटल आ जाएगा इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटर्स कैपिटल इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो कैपिटल आ जाएगा इनसे। एक राइट एक सोर्स है कैपिटल, बिजनेस करना है तो कैपिटल चाहिए, कैपिटल इज गिवन बाय द ओनर्स। सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर्स कैपिटल, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग करंट अकाउंट ऑब्वियसली, राइट। एंड इन केस ऑफ कंपनीज, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओनर्स हैव कंट्रीब्यूटेड दैट मनी टू द बिजनेस। सो एक आ गया जो ओनर ने पैसा दिया, कैपिटल, उसको तुम लोग बोलते हैं ओन्ड फंड्स। उसको क्या बोलते हैं? ओन्ड फंड्स। फिर राइट दूसरा सोर्स क्या है? एक्सटर्नल। एक है ओनर एंड दूसरा है बोरोड। वन बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कंपनीज इश्यूज डिबेंचर्स एंड दे रेज द फंड्स। ऑब्वियसली कंपनीज कैन ओनली इश्यू द डिबेंचर्स, sole proprietorship and partnership cannot issue the debentures. So debentures as a source of funds is applicable only for companies, and loans from the banks or from your relatives etc. depends। अब companies के केस में relatives तो नहीं होगा, but sole proprietorship अगर उनके केस में you may also borrow funds from your relatives, your friends etc. In case of companies, company also accept deposits from the public. The deposit accepted can also be one of the source of the funds, try to understand। so basically हमें पैसे देने वाले एक है इंटरनल एंड एक है एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब ओनर्स, उसको हम बोलेंगे ओन्ड फंड्स, उसको हम बोलेंगे ओन्ड फंड्स। एंड जो बाहर वाले एक्सटर्नल है उसको हम बोलेंगे बोरोड फंड्स। एक समझ लेना, जो ओन्ड फंड्स है उनको रिटर्न में हम क्या देते हैं? व्हाट वी गिव them as the consideration for giving the capital।
सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या देते हैं ओनर्स को? व्हाट वी गिव? यस बोलो जरा जोर से. ओनर्स गेट व्हाट फॉर गिविंग कैपिटल इन द बिजनेस? प्रॉफिट. इन केस ऑफ पार्टनरशिप, शेयर इन द प्रॉफिट. इन केस ऑफ कंपनीज, ओनर्स गेट व्हाट? डिविडेंड. क्या मिलता है उनको? डिविडेंड. इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड फॉर बोरोड कैपिटल, कंपनी गिव्स व्हाट? बोलो ना. बोरोड कैपिटल के लिए कंपनी क्या देती है? इंटरेस्ट. डिबेंचर्स पे कंपनी देती है इंटरेस्ट. एंड लोन्स टेकन फ्रॉम वेरियस पर्संस, उनको आप क्या देते हो? इंटरेस्ट. या इवन इफ यू एक्सेप्टेड डिपॉजिट्स, कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट. राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये समझना इंपॉर्टेंट है. सो ओन फंड्स के लिए आप डिविडेंड दोगे एंड बोरोड फंड्स के लिए आप क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे. ओन फंड्स में आ गया तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड आल्सो रिजर्व्स एंड सरप्लस, द रिटेन प्रॉफिट्स व्हिच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ डिविडेंड. उसको हम बोलते हैं विच प्रॉफिट्स? रिटेन्ड प्रॉफिट्स. बराबर? सो ये तीन कंपोनेंट्स आ गए किसमें मैडम? ओन फंड्स में. कौन कौन से आ गए? इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड तीसरा आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस. उसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया, कैपिटल रिजर्व आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, बैलेंसिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रिटेन प्रॉफिट्स आ गया. राइट? ये सब उसमें आ गए. एंड देन तुम्हारा जो बोरोड कैपिटल है उसमें आ जाएगा डिबेंचर्स एंड लोन्स, डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक एंड आल्सो पार्ट ऑफ योर सोर्सेस ऑफ फंड, बट जनरली वो तुम्हारे इसमें नहीं देंगे. दैट इज द सोर्स ऑफ द फंड्स. सो देने वाले ओनर से, देने वाले थर्ड पार्टीज है. अब इस फंड्स को हम कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट एप्लीकेशन इज फॉर द परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. सो you have used those funds for the fixed assets. Second is, अगर राइट आपके पास सरप्लस कैश बचती है, सरप्लस फंड्स है, यू विल इन्वेस्ट इट. समझ में आ रहा है? आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करोगे. मे बी एफडी में इन्वेस्ट करोगे, कोई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, डिपेंड्स. सो सेकंड सोर्स ऑफ फंड्स, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द फंड इज द इन्वेस्टमेंट. एंड तीसरा है राइट यू आर यूजिंग सम फंड्स फॉर योर डे टू डे ऑपरेशंस. उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल. एंड व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? योर करंट एसेट्स माइनस योर करंट लायबिलिटीज. जब हम करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा मैडम? वर्किंग कैपिटल मिलेगा. बराबर? कल मैंने लिख के दिया था यस और नो. एंड योर सोर्सेस ऑफ फंड्स हैज टू बी इक्वल टू योर एप्लीकेशन ऑफ फंड. सो ये याद रखना, बैलेंस शीट किसी भी फॉर्मेट में दो. फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस आई विल कन्वर्ट दैट बैलेंस शीट इनटू सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. सोर्सेस ऑफ फंड्स दो, राइट? ओन फंड्स एंड बोरोड फंड्स. ओन फंड्स हम तीन इसमें डिवाइड करेंगे, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स एंड सरप्लस. बोरोड फंड्स हम दो इसमें डिवाइड करेंगे, डिबेंचर्स एंड लोन्स. एप्लीकेशन ऑफ फंड्स तीन रहेंगे, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड वर्किंग कैपिटल. हाउ यू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल? योर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. कल मैंने उससे करंट एसेट करंट लायबिलिटीज एक रेशियो भी मैंने बोला था. कौन सा रेशियो बोला था मैंने? करंट रेशियो. क्या नाम क्या था उसका? करंट रेशियो. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट करंट रेशियो? करंट रेशियो इज करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. इट टेल्स हाउ मच करंट एसेट्स यू हैव टू पे ऑफ योर करंट लायबिलिटीज. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? The ideal current ratio, ideal बोल रहा हूं, theoretically is 2:1. Means for every 1 rupee of the current liability, you have 2 rupees of current assets. अरे ऐसा नो? अब करंट एसेट से हम एक और एसेट ढूंढ सकते हैं जिसका नाम होता है क्विक एसेट्स और लिक्विड एसेट्स. जनरली तुम्हारे बुक में शायद से क्विक एसेट्स वर्ड यूज किया है. ठीक है? सो क्विक एसेट्स आर द करंट एसेट्स अदर देन स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस. अगर आप करंट एसेट्स में स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लोगे तो जो बाकी करंट एसेट्स रहेंगे उनको हम बोलेंगे क्विक एसेट्स. एंड करंट लायबिलिटीज से हम एक और लायबिलिटीज ढूंढ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं क्विक लायबिलिटीज और लिक्विड लायबिलिटीज. इफ यू डोंट इंक्लूड ओवरड्राफ्ट इन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज से अगर ओवरड्राफ्ट बाजू रखते हो तो रिमेनिंग करंट लायबिलिटीज को हम क्या बोलेंगे? राइट? क्विक लायबिलिटीज.
क्विक असेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज से भी एक रेशियो मिलता है, उसको बोलते हैं क्विक रेशियो। क्या बोलते हैं? क्विक रेशियो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट क्विक रेशियो? क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज। दो रेशियो यहां पे समझ में आ गए, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है मैडम? करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का क्या है? राइट, करंट असेट सॉरी क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय, अब मुझे तुम्हारे सिलेबस में क्विक लायबिलिटीज लिखा है या करंट लायबिलिटीज लिखा है? देखो, क्योंकि एक क्विक रेशियो भी होता है एंड एक लिक्विड रेशियो भी होता है। ऑनेस्टली बोलो, तुम्हारे सिलेबस में क्या लिखा है? एंड में जहां पे चैप्टर खत्म हुआ है ना, वहां पे एक उन्होंने समरी दी है पूरी, वहां पे देखो। यस, बराबर है। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज। मैडम एक और रेशियो होता है क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, उसको लिक्विड रेशियो बोलते हैं। वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने बोला कि चेक करो क्या है तुम्हारे सिलेबस में। क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज इज कॉल्ड एज व्हिच रेशियो? क्विक रेशियो। एकदम सिंपल है, लिख लेना एग्जांपल, लिख लो। फॉलोइंग आर डिटेल्स रिलेटेड टू कंपनी। फॉलोइंग आर डिटेल्स, मैं डिटेल कर रहा हूं, मीनवाइल आई विल आल्सो शेयर द स्क्रीन, लिख लेना, ठीक है? लिख लेना। डेटर्स ₹2 lakhs, डेटर्स ₹2 lakhs, स्टॉक ₹3 lakhs, बिल्स रिसीवेबल ₹1 lakh, बिल्स रिसीवेबल ₹1 lakh, बिल्स रिसीवेबल ₹1 lakh लिखा। देन प्रीपेड एक्सपेंस ₹60,000, प्रीपेड एक्सपेंस ₹60,000। देन स्टॉक हो गया, रिटर्न्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंसेस ₹1,40,000, कैश एंड बैंक बैलेंसेस ₹1,40,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स ₹1 lakh, बिल्स पेबल ₹60,000, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज ₹40,000 and overdraft ₹1 lakh. First, calculate current ratio, and second, calculate quick ratio. Third, calculate working capital. Calculate working capital. Yes, you have 2 minutes to calculate. मैंने तुम्हें वैल्यूज दिए हैं, खुद होके कैलकुलेट करो, कोई बड़ी बात नहीं है। करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है, वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है? यस, ऑनलाइन वाले मीनवाइल यू कैन आल्सो पिंग मी द आंसर, जो भी बच्चे ऑनलाइन में। Sir, can you please dictate the amount of bank overdraft? 1 लाख मैंने ऐसे वैल्यू दी है। लेट मी आल्सो शेयर द स्क्रीन। यस,
कल जो किया उसकी हमने क्विकली रिवाइज किया है। पाटिल इधर आना, नीचे रहने दे इधर, ठीक से रखा ठीक है, थैंक यू। कितना आ गया मैडम? अच्छा, टेल मी व्हाट आर योर करंट एसेट्स। करंट एसेट की टोटल कितनी आ गई? 8 लाख। करंट लाइबिलिटीज की टोटल कितनी आ गई? सो योर रुपीज 8 lakhs टू पे ऑफ 3 lakhs लाइबिलिटी। आई थिंक यू आर इन रियली गुड पोजिशन। ऑलमोस्ट तुम्हारे पास, ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली 3 times करंट एसेट्स है। ऑलमोस्ट बोल रहा हूं ना, 3 lakhs की करंट लाइबिलिटीज, 8 लाख के करंट एसेट्स है, लेस देन 3 times बेसिकली। ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, मतलब ऑलमोस्ट 1 रुपए का पे करने के लिए तुम्हारे पास ऑलमोस्ट 3 रुपए। यू आर रियली इन गुड पोजिशन। सो करंट एसेट्स आर इक्वल टू 8 lakhs, करंट लाइबिलिटीज आर इक्वल टू 3 lakhs. So what is your current ratio? 8 lakhs divided by 3 lakhs. आंसर आएगा 2.67 is to 1. 2.67 is to 1. करंट लाइबिलिटी को हमेशा 1 रखने का, मतलब प्रॉपर डिवाइडेशन करना, is to 1 लिखने का। What do you mean by 2.67 is to 1? मैडम इसका मतलब क्या हो गया? To pay off 1 rupee current liability, you have 2.67 rupees of current assets. Madam, you are above the standard ratio. You are really very you are in sound position. मैडम sometimes ये भी समझ लेना, इसका मतलब ज्यादा आप बोलोगे सर कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। मेरे हिसाब से यू आर नॉट यूजिंग योर फंड्स प्रॉपरली। क्यों भाई? 1 रुपए पे करने के लिए अगर तुम लोग ऑलमोस्ट 3 रुपए कैरी कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कैसे? You could have saved that money, you could have invested that money somewhere else, and you could have made some interest money ना, dividend money। मतलब ज्यादा स्ट्रांग होना भी sometimes मतलब आप आपके फंड्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। आपके पास कैश पड़ी है, वर्किंग कैपिटल है, वो क्या तुम्हें देने वाला है? बैंक में पैसा पड़ा है, कितना इंटरेस्ट देने वाला है? करंट अकाउंट में है भाई, वो बिजनेस कर रहे हो तो इंटरेस्ट तो 0 है ऑलमोस्ट। मतलब 1 रुपए पे करने के लिए अगर आप ऑलमोस्ट 3 रुपए कैरी कर रहे हो, कोई इतनी जरूरत नहीं ना इतना भी फंड्स कैरी करने की। यू कुड हैव सेव्ड इट इन म्यूचुअल फंड्स और राइट एफडी, अगर कहां पे ना कहां पे आप रख सकते थे ना, उससे तुम्हें और इंटरेस्ट मिलता। सो एकदम हायर करंट रेशियो इज आल्सो नॉट एडवाइजेबल। मींस यू आर नॉट यूजिंग योर फंड्स प्रॉपरली। आप एक्सेस कैश कैरी कर रहे हो, इसका मतलब। अरे समझा ही नहीं समझा? एंड बहुत कम होना भी खतरनाक है, डेंजरस है। क्यों? मींस यू डोंट हैव इनफ लिक्विडिटी टू पे ऑफ योर करंट लाइफ, इसलिए 2:1 रेशियो रिकमेंडेड है। समझ में आ रहा है? 2:1 रखना, ये नहीं बोल रहा हूं, रिकमेंडेड है। उसके आगे अगर आप देखोगे, लाइक यहाँ पे आप देखो ना, 1 रुपए पे करने के लिए 2.67 रुपीज है आपके पास, मीन्स 1.67 रुपीज आप एक्सेस कैरी कर रहे हो। मैं नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट कैरी करो 1:1, नो। लिक्विड रेशियो शुड बी 1:1। स्टैंडर्ड रेशियो, अगर कोई मुझे बोलता है व्हाट इज स्टैंडर्ड रेशियो, तो आई विल से 2:1 इज अ स्टैंडर्ड करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो इज 1:1 इज अ स्टैंडर्ड क्विक रेशियो। ये लिख लेना, स्टैंडर्ड क्विक रेशियो इज 1:1। कहां पे तो लिख लेना, स्टैंडर्ड क्विक रेशियो इज 1:1। क्यों नहीं कर सकता भाई? यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट योर फंड्स। ठीक है, कंपनी इज अ पर्सन। कंपनी अगर करंट अकाउंट ओपन कर सकती तो एफडी क्यों नहीं कर सकती? ठीक है, यस, क्लियर है? फिर हमने कल क्या देखा, और एक चीज हमने कल देखी थी, डू यू रिमेंबर मैडम? क्या देखा था हमने कल?
डू यू रिमेंबर इनकम स्टेटमेंट? मैंने इनकम स्टेटमेंट में क्या बोला मैडम, डू यू रिमेंबर? आप P&L किसी भी फॉर्मेट में करो, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप किस फॉर्मेट में P&L करेंगे मैडम? टी फॉर्मेट में करेंगे। किस फॉर्मेट में करेंगे? टी फॉर्मेट में। कंपनीज वाले राइट, दे विल प्रिपेयर स्टेटमेंट। आप किसी भी फॉर्मेट में P&L करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेडिंग अकाउंट अलग करो, P&L अलग करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कंबाइन करो कंपनी जैसे। You are, for the purpose of analysis, we will convert that income statement in right following format. कौन सा था मैडम? सेल्स। डू यू रिमेंबर? हम 3 टाइप्स के प्रॉफिट ढूंढते थे। एक प्रॉफिट था हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड तीसरा था नेट प्रॉफिट। तीसरा प्रॉफिट कौन सा था? नेट प्रॉफिट, ऑब्वियसली बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। ठीक है। सो हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? इट्स वेरी सिंपल थिंग। जैसे तुमने ट्रेडिंग अकाउंट किया था वैसे ही है, बट यहाँ पे हम अकाउंट फॉर्मेट में नहीं लिख रहे, इसलिए राइट, सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज व्हाट योर ग्रॉस प्रॉफिट। याद है मैंने कल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बोला था ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट छोड़ोगे तो बाकी सब वैल्यूज विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो जब हम सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, जब सेल्स से, वो सेल्स नेट सेल्स होना चाहिए, जब हम सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट से जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, कौन से एक्सपेंस? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो हमें क्या मिलेगा मैडम? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। सर ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती मैडम, सेल्स इटसेल्फ इज ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेशंस की वजह से जो इनकम जनरेट होती है वो होती है सेल्स इनकम। सो देयर इज नो ऑपरेटिंग इनकम, जो भी है वो सेल्स ही है। समझ में आ रहा है? सो एक बार आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, देन डिडक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसमें आते हैं तुम्हारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड फाइनेंस एक्सपेंस। ये तीनों माइनस करने के बाद तुम्हें मिलेगा मैडम व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सो क्या ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग अलग होते हैं? यस। एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कैसे आएगा? एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर व्हाट आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम? डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, राइट, सेल ऑफ स्क्रैप, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब अदर इनकम्स को आप क्या बोल दो? नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोल दो। समझ में आ रहा है? वो तुमने ऐड कर दिया। एंड देन डिडक्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा, आप उसको माइनस कर देना। यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन माइनस टैक्स, यू विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उस नेट प्रॉफिट में से फिर आप इक्विटी प्रेफरेंस वालों को उनका डिविडेंड दोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे, फिर बचेगा अमाउंट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, फिर उसमें से तुम इक्विटी डिविडेंड दोगे, एंड जो बचेगा वो रहेगा तुम्हारा रिटेन्ड प्रॉफिट। वो क्या रहेगा? रिटेन प्रॉफिट। मैंने कल एकदम सिंपल बोला था, राइट? इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था कि जनरली तुम्हारे इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम नहीं देंगे, इसलिए हमारा एकदम सिंपल हो जाएगा। हमारा हो जाएगा सेल्स माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज डायरेक्टली नेट प्रॉफिट, बिकॉज वो बाकी आइटम्स नहीं देंगे। जो भी मैंने क्वेश्चन देखा इसलिए मैं बोल रहा हूं। अगर है नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऑब्वियसली मैडम फिर उस केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ग्रॉस नेट प्रॉफिट विल बी डिफरेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां से हमने 2 या 3 रेशियोज कल डिस्कस किए थे, याद है? कौन कौन से रेशियो डिस्कस किए थे? सबसे पहले रेशियो डिस्कस किया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मैडम? ग्रॉस प्रॉफिट इन रुपीज डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इन रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। मैडम वो परसेंटेज में होता है। करंट रेशियो, क्विक रेशियो नेवर आर इन परसेंटेज। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देन NP रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आर ऑलवेज इन परसेंटेज। सो हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। मैडम एग्जांपल सिंपल ध्यान देना, 10 लाख का नेट सेल्स एंड 3 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है। इट मींस 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई 100, 30% तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट है। इसका मतलब 70% तुम्हारा COGS है। 30% ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब ही 70% क्या हो गया? COGS हो गया। मतलब अगर 100 रुपीज का सेल करोगे 30 रुपीज तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट से बाकी एक्सपेंसेस कवर अप करोगे।
ध्यान देना, इफ यू अंडरस्टैंड, राइट, जिसको हम बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन बोलते हैं. बॉटम लाइन इज अ नेट प्रॉफिट, टॉप लाइन इज अ सेल्स. टॉप लाइन इज सेल्स. आईटी कंपनीज में जो सर्विस सेक्टर में होते हैं जनरली, उनका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत तगड़ा रहता है. व्हेन आई वाज वर्किंग इन एक्सेंचर, मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स थे, वो प्रोजेक्ट्स 94% ग्रॉस प्रॉफिट पे काम कर रहे थे. बिकॉज आईटी कंपनीज के लिए कॉस्ट बहुत कम होती है. दे डोंट इंकर ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर. उनके लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है. उनका नेट प्रॉफिट रेशियो ऑलमोस्ट 80-85% होता है. जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, उसका रेशियो, अगर आप नेट प्रॉफिट रेशियो देखोगे, ऑलमोस्ट 84-85% था थ्रू आउट. बिकॉज उनकी कॉस्ट बहुत कम है मैडम. दे नीड ओनली वन लैपटॉप, वन पर्सन एंड इंटरनेट, दैट्स इट. इसमें वो सब चीजें मैनेज करते हैं, उससे ज्यादा उनकी कॉस्ट ही नहीं है. आप बोलोगे सर इतनी बड़ी बिल्डिंग को लीज पे होती है, रेंट पे होती है, डोंट इन्वेस्ट इन द बिल्डिंग्स, बिकॉज वो यू कैन ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम. अभी तो उनका कॉस्ट और कम हुआ है, बिकॉज बहुत सारे आईटी कंपनीज ने रिसेंटली जो भी उनके फ्लोर्स रेंट पे थे, बहुत सारे फ्लोर्स उन्होंने राइट छोड़ दिए, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हुआ है. तुम तुम्हारे घर से काम करो, तुम तुम्हारा इंटरनेट यूज करो. वी आर कंसर्न अबाउट डिलीवरेबल्स एंड सिक्रेसी, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं. तो उनकी कॉस्ट और कम हुई, उनका प्रॉफिट और बढ़ा है. पीपल आर रेडी टू राइट वर्क फ्रॉम द होम, दे आर हैप्पी. जैसे चाहिए वैसे काम करते. कंपनीज को काम होने से मतलब है, डिलीवरेबल्स डिलीवर होने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं. सो आईटी कंपनीज या वो कंपनी जहां पे कॉस्ट कंपोनेंट कम होता है, जिनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ना मैडम, तो यू नीड टू बोरो द फंड्स. कॉमन सेंस की बात है. लाइक अदानी, आपको पता है वो ओवर लिवरेज फर्म है या बहुत हाईली बोरोड फर्म है. पता होगा आप लोगों को. बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इन्होंने इतने बड़े लोन्स लेके रखे, तो क्या पता ये डिफॉल्ट ना कर बैठे. रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज वो उन सेक्टर्स में सोलर एनर्जी सेक्टर, पोर्ट्स, एविएशन, एयरपोर्ट्स, इसमें वो बिजनेस कर रहे हैं. इसमें ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है. तो इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए दे हैव टू आल्सो बोरो ए ह्यूज फंड्स. तो मैडम लोन आता है तो उसके साथ इंटरेस्ट का भी कमिटमेंट आता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो उनके केस में मैडम कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बड़ा है, तो उनके केस में प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है. सो जब तुम सर्विस सेक्टर वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपेयर करोगे ना, यू विल ऑलवेज फाइंड सर्विस सेक्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो राइट हायर रहता है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. ये हमेशा याद रखना, बिकॉज सर्विस सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम रहता है एंड उसकी वजह से इंटरेस्ट कंपोनेंट वगैरह जो है वो कम हो जाता है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत. अब देखो ना, मशीनरीज, आपको पूरा प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाने पड़ेंगे, उसके लिए यू बोरो हेवीली एंड उसके वजह से तुम्हारा इंटरेस्ट कमिटमेंट बढ़ता है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, तुम्हारा प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली हिट खाता है. एंड देयरफॉर राइट वहां पे प्रॉफिट्स कम होते हैं. आई डोंट नो तुम लोगों ने वर्ड सुना है नहीं सुना है, इबिटा लिख लेना राइट. अर्निंग्स बिफोर, अब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं, चलो ठीक है. यस, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, depreciation and amortization. चेक करो स्क्रीन है ना पूरी. ऑनलाइन वाले कंफर्म करो स्क्रीन विजिबल है नहीं है. ओके लिख लेना एवरीवन. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एबिडा. क्या बोलते हैं? एबिडा. अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. इंटेंजिबल असेट्स का अमोर्टाइजेशन होता है, टेंजिबल असेट्स का डेप्रिसिएशन होता है. कंसेप्ट एक ही है बट ऑब्वियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग है. डेप्रिसिएशन के लिए S10 है
एंड AS26 से इंटेंजिबल एसेट के केस में अमोर्टाइजेशन होता है, गुडविल वगैरह अमोर्टाइज किया जाता है, पेटेंट्स कॉपीराइट्स अमोर्टाइज होते हैं, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैडम व्हाट इज इट, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब आप नॉर्मली प्रॉफिट ढूंढते हो, एकदम सिंपल फॉर्मूला समझा रहा हूं, ध्यान देना मैडम, जब आप प्रॉफिट ढूंढते हो ना, तो उस प्रॉफिट ढूंढने के लिए आपने क्या क्या माइनस किया होता है, यू आर डिडक्टेड राइट इंटरेस्ट, अरे यस और नो, you are also deducted what, taxes, you are also deducted what madam, depreciation and amortization. अरे yes or no, एंड फिर तुम्हें मिलता है सपोज नेट प्रॉफिट, समझने के लिए दिस इज पैट रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा, फिलहाल मैं उसको नेट प्रॉफिट बोल रहा हूं, यस और नो। मैडम इंटरेस्ट बोरोड फंड्स पे दिया जाता है, इंटरेस्ट इज गिवन ऑन बोरोड फंड्स, टैक्सेस इज गिवन टू गवर्नमेंट, बराबर, एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, एंड इसमें से दिया जाएगा डिविडेंड एंड दिया राइट, आप प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे नेट प्रॉफिट में से, इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड दोगे, एंड जो बचेगा यू विल रिटेन इन बिजनेस रिजर्व्स एंड सरप्लस बोल के, बराबर। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, जो कोई भी तुम्हें पैसे देगा इज मोर इंटरेस्टेड इन, देखो जो जिससे तुम लोन ले रहे हो, व्हाट ही विल मेक श्योर कि यू आर इन पोजिशन टू पे हिज इंटरेस्ट रेगुलरली, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू आर ऑल्सो इन पोजिशन टू रिपे हिज कैपिटल। तो वो क्या सोचता है कि तुम उतना तो कमाना चाहिए जितना मेरा इंटरेस्ट रिकवर हो जाए एटलीस्ट, समझ में आ रहा है। तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट, प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। मैडम इसको टेक्निकली लोग राइट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या कैश प्रॉफिट भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट भी बोलते हैं। जनरली कभी भी तुम लोग लाइक बिजनेस डिस्कशन सुनोगे या अगर कभी न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, जनरली यू विल फाइंड राइट वी कंपेयर द बिजनेसेस ऑन दिस बेसिस, कौन से बेसिस पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और इबिटा बेसिस पे। क्यों, ये ढूंढने के लिए हमने क्या क्या किया है, जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट, हम नीचे से ऊपर गए ना, हमने क्या किया, नीचे से ऊपर गए, हाउ टू फाइंड आउट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। सो जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट है उसमें ऐड बैक करो मैडम डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ऐड बैक करो टैक्सेस, ऐड बैक करो इंटरेस्ट। मैडम हम, मेरे पास एक सर्विस सेक्टर का बिजनेस है, मेरे पास एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बिजनेस है, या सर्विस सेक्टर में टूरिज्म है, होटल इंडस्ट्री है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग में कोई 4 व्हीलर वाला है राइट, कोई FMCG गुड्स बना रहा है, अलग अलग है। देखो हर एक का नेट प्रॉफिट कंपेयर करोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिफरेंट। सर्विस सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर की कमिटमेंट कम होती है एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है मैन्युफैक्चरिंग में, इसलिए दे बोरो मोर एंड इसलिए उनके इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होती है। वहां पे ऑब्वियसली डिप्रेशन भी ज्यादा रहेगा, कॉमन सेंस की बात है। इफ यू आर इंकर्ड मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? सो मैं अलग अलग बिजनेस से जब कंपेयर कर रहा हूं, विच आर हैविंग डिफरेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, विच आर हैविंग डिफरेंट ऑब्वियसली लोन कमिटमेंट, इंटरेस्ट कमिटमेंट, डिफरेंट डेप्रिसिएशन, तो मेरे लिए बेस सेम नहीं है। इफ आई एम कंपेयरिंग नेट प्रॉफिट, मेरे लिए बेस सेम नहीं है, तो मैंने क्या बोल दिया कि जनरली क्या होता है, कोई भी बिजनेस देखा जाए तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने चेक करना चाहिए। अगर मुझे कंपैरिजन ही करना है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पे मैंने क्या करना चाहिए, कंपैरिजन। बहुत सिंपल एग्जांपल है मैडम, मेरे पास 4 कैंडिडेट है, सबने 5 पेपर लिखे, उसमें से 3 पेपर कॉमन है एंड 2 पेपर लैंग्वेज वाले, या 1 पेपर अनकॉमन है, 4 पेपर कॉमन है मान के चलो। एक ने इंग्लिश ली, एक का हिंदी है, एक का मराठी, एक का जर्मन है, एक का फ्रेंच है, ऐसे मान के चलो, और एक का संस्कृत है। 5 बंदे हैं। अगर मुझे उनको कंपैरिजन करना है तो मैडम मैंने किस बेसिस पे कंपैरिजन करना चाहिए, कॉमन पेपर पे कंपैरिजन करना चाहिए ना।
क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैडम, संस्कृत में ज्यादा मार्क्स आते हैं। क्यों लोग संस्कृत लेते थे 10th तक या 12th में भी लोग संस्कृत लेते? जाने दो आप, अगर आप क्यों लातूर पैटर्न में ज्यादा स्कोर आते हैं? बिकॉज वहां के लोग लोकल लैंग्वेज लेते हैं। उधर कोई तो ईरानी बोल के कोई तो लैंग्वेज है मैडम, उसमें आउट ऑफ मार्क्स आते हैं। इजी भी होती है, स्कोरिंग भी है, बट यहाँ पे वो लैंग्वेज है भी नहीं। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट पे बेसिस पे कंपैरिजन करोगे तो गलत हो जाएगा ना। क्यों? बिकॉज एक पेपर है जो स्कोरिंग है, मराठी जैसा पेपर स्कोरिंग नहीं है। फ्रेंच या जर्मन देखोगे तो कंपैरेटिवली इट इज स्कोरिंग एज कंपेयर टू हिंदी एंड मराठी। तो अगर मुझे 5 बच्चों में कंपैरिजन करना है तो मैं किस बेसिस पे कंपैरिजन करना है? या आईटी होता है बच्चों का, आईटी भी स्कोरिंग हो जाता है कभी कभी। तो मैंने क्या करना चाहिए, जो कॉमन पेपर्स है उस पे कंपैरिजन करना चाहिए ना, क्योंकि एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट पेपर्स। तो सिमिलरली जो अलग अलग कंपनीज हम कंपेयर कर रहे हैं, अलग अलग फर्म्स कंपेयर कर रहे हैं मैडम, देयर कैपिटल कमिटमेंट इज डिफरेंट, देयर इंटरेस्ट कमिटमेंट इज डिफरेंट, देयर डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो अगर मैं ऐसे नेट प्रॉफिट पे कंपेयर करूंगा तो गलत हो जाएगा। तो मुझे उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना है, तो मैंने किस पे लाया उनको? EBITDA पे लाया। किस पे लाया? EBITDA। तो ये बोलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट। इस पे कंपैरिजन करोगे तो अनकॉमन चीजें है ना वो हट जाएगी, क्योंकि देयर आर बिजनेस लाइक एकत्वम, वी डोंट हैव एनी लोन्स, जो भी सेल्फ फंडेड है। अभी तक हमने कभी ओवरड्राफ्ट नहीं लिया, ना ही कभी हमने लोन उठाया। सो ये जो है तो हमारे इसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट नहीं रहेगा। बट इफ यू आर कंपेयरिंग विद सम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, उनके केस में इंटरेस्ट बहुत कॉमन है, तो हम हमारा प्रॉफिट एंड उनके प्रॉफिट कंपेयर गलत होगा, बट वी शुड कंपेयर ऑन द EBITDA बेसिस। तो हमारा परसेंटेज कितना आ रहा है, उनका परसेंटेज कितना आ रहा है, तब जाके वो एनालिसिस सेम होगा। इसलिए अनकॉमन चीजें, अनकॉमन मतलब विच आर वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, राइट, हम उनको निकाल रहे हैं एंड हम ले रहे EBITDA बेसिस। आई विल शेयर वन न्यूज अमॉन्ग यू, कल का ही है, लेट मी शेयर, इमेज है, एक सेकंड, वहां पे आपको दिखेगा ग्रुप पे चेक करो। यस, चेक करो क्या है मैडम, रेमंड की न्यूज है बराबर। रेमंड रिन्यूज इट्स फोकस ऑन बिग फैट इंडियन वेडिंग मार्केट। अकॉर्डिंग टू देम, अगर आप नीचे पढ़ोगे, इंडियन वेडिंग मार्केट दिसंबर एंड नवंबर में, जो अभी हुआ नवंबर एंड दिसंबर में वेडिंग ज्यादा होते हैं मैडम पूरे इंडिया में, दैट वाज अराउंड राइट 3.8 लाख करोड़। 3.8 लाख करोड़ वेडिंग बिजनेस है। हाँ, उसमें क्लोथ्स आ गए, उसमें ज्वेलरी आ गया एंड हॉलीडेज वगैरह, रिसोर्ट्स वगैरह आ गए। उन्होंने उसका ब्रेकअप भी ऑलमोस्ट दिया, देखो राइट, एकदम लास्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट जो कॉलम है उसके लास्ट पैराग्राफ में दिया है, राइट। आप देख सकते हो क्या लिखा है वहां पे, राइट, द कंट्रीज वेडिंग मार्केट साइज फॉर द मंथ्स ऑफ नवंबर एंड दिसंबर वाज एस्टिमेटेड टू बी 3.8 लाख करोड़, ऑफ व्हिच ब्रांडेड अपैरल फॉर्म 50,000 करोड़। सो दे आर इंटरेस्टेड इन दिस 50,000 करोड़। वो बोलते हैं यहाँ पे हम हमारा मार्केट शेयर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ऐसे नहीं कि रेमंड नहीं है, रेमंड राइट उनके आउटलेट्स है मैडम, समझ में आ रहा है, दे आर ऑल्सो गोना इंक्रीज, लाइक उनका ब्रांड है इथनिक्स, दे आर गोना इंक्रीज द स्टोर्स अक्रॉस द इंडिया। तो आगे पढ़ो क्या लिखा है, अदर मेजर कैटेगरीज इंक्लूड्स ज्वेलरी ऑफ अराउंड 90,000 करोड़, ड्रेस वगैरह 50,000 करोड़, ज्वेलरीज वगैरह 90,000 करोड़, एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एट 30,000 करोड़ एंड होटल्स अराउंड 7,000 करोड़। ये मेजर पोर्शंस है, समझ में आ रहा है। आईटीसी होटल चेन है, होटल चेन भी आईटीसी के, तो दे आर इंटरेस्टेड इन दैट 7,000 करोड़। लाइक एग्जांपल, ऊपर देखो ब्रांडेड ब्रांड पावर दिए, देखो पीयर कंपैरिजन, पीयर मतलब यूर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। यस, देखो क्या लिखा है वहां पे, ठीक है, रेमंड, वेदांत फैशंस एंड आदित्य बिरला, राइट,
फैशन रिटेल। मैडम हु इज अ लीडर? समझ में आ रहा है? रेवेन्यूज में देखो ना, रेवेन्यूज किसके रेवेन्यू ज्यादा है? ऑब्वियसली आदित्य बिरला। मैडम ये लाइक एग्जांपल लुई फिलिप्स, लाइक ये सब आदित्य बिरला के अंडर है, ठीक है। देन रेवेन्यूज, ऑल द वैल्यूज आर इन क्रोर्स, दिख रहा है वहां पे। इबिडा, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, राइट, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। देन नेट प्रॉफिट एंड देन करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो मैडम देखो, अगर आप समझ सकते हो कि वहां पे जनरली मार्केट लीडर आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड है, समझ में आ रहा है? तो दे आर टारगेटिंग दैट। वेदांत बहुत छोटा है कंपेयर टू देम। सो कंपैरिजन किस बेसिस पे करोगे आप? देखो ना, राइट, यू विल डू ऑन दैट एबिडा। सो हु इज द लीडर? राइट, आदित्य बिरला। रेवेन्यूज में भी है एंड ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन में भी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो उनके, इबिडा, राइट, 865 करोड़ है किसके? आदित्य बिरला के। रेमंड के कितने? 534 करोड़ एंड वेदांत के कितने? जस्ट 281 करोड़। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो उनका मानना है कि अब हमारा पूरा फोकस रहेगा, मतलब पहले उन्होंने उतना फोकस कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था वहां पे, हेंसफोर दे विल लुकिंग आफ्टर इट। तो उसके लिए उन्हें इथनिक्स, उनका जो ब्रांड है उस पे और वो इन्वेस्ट करने वाले और आउटलेट्स लेके आने वाले। समझ में आ रहा है? वैसे तो जनरली इस पे फोकस किया जाता है, लिख लेना आगे, ठीक है। सो ये एक इंडस्ट्री, देखो अकाउंटिंग में ये टर्म नहीं है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस टर्म। ये एनालिसिस के लिए टर्म यूज की जाती है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। नाउ लेट्स राइट टेक एग्जांपल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। चलो एग्जांपल्स लेते हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। चलो मैडम ये एग्जांपल नंबर 4 क्या था रे? एग्जांपल नंबर 4 क्या था? 4 नहीं किया क्या हमने? ये थर्ड हुआ ना हमारा? थर्ड का आंसर यही था ना? अच्छा, फोर्थ करे, फोर्थ स्टार्ट। यस, नाउ इन फोर्थ आई विल ऑल्सो टीच यू कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कल मैंने कॉमन साइज बैलेंस शीट सिखाई थी, अब मैं सिखाऊंगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड वी विल कन्वर्ट इट इनटू कॉमन साइज स्टेटमेंट। लेट्स स्टार्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, मेक इट फास्ट। चलो क्या हो रहा है? क्रॉप, चलो चलो इनकम स्टेटमेंट करना है एवरीवन। इनकम स्टेटमेंट, किसी भी फॉर्मेट में इनकम स्टेटमेंट दे, हमें एनालिसिस के लिए इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लिखो सेल्स, पर्टिकुलर रुपीज। सेल्स कितने हैं मैडम? बोलो मुझे, एक एक वैल्यू लेने की। 12 लाख, मेक इट फास्ट। एक्चुअली जिनको कंपनी अकाउंट्स नहीं आते ना, उन्होंने चार्टर करना चाहिए, इजी भी है। लेस, COGS। COGS में क्या आएगा मैडम? एवरीथिंग अदर देन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। ले लो ओपनिंग स्टॉक, इनर कॉलम, या कितना रे ओपनिंग स्टॉक? बोलो मुझे,
2 lakhs. मैडम एड नेट परचेसेस कितने कितने 9 lakhs. एड डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है मैडम? वेजेस ऑफ 1 lakh माइनस क्लोजिंग स्टॉक. कितना है मैडम क्लोजिंग स्टॉक? ओके, सो 2 lakhs, 10 lakhs, 12 lakhs, 9 lakhs आ रहा है क्या? COGS इज 9 lakhs. सो जो सेल हुआ है वो 12 लाख पे हुआ है और उसकी कॉस्ट कितनी है? 9 लाख. जो सेल हुआ है वो 12 लाख पे हुआ और उसकी कॉस्ट है 9 लाख. इफ रिमेंबर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के कंसेप्ट में भी सिखाया था, जो सेल होता है उसका ही प्रॉफिट आता है. सो जो सेल हुआ है, सपोज वो x यूनिट सेल हुआ है, उस x यूनिट की सेलिंग प्राइस 12 लाख है, उस x यूनिट्स की कॉस्ट प्राइस 9 लाख है, तो x यूनिट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट मैडम 3 लाख. यहां से तुम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी ढूंढ सकते हो. कितना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? कोई बोलेगा? 3 lakhs डिवाइडेड बाय व्हाट? 3 lakhs डिवाइडेड बाय 12 lakhs मल्टीप्लाई बाय 100. आई थिंक इट इज 1/4. सो 25% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रहेगा. बराबर क्या? 25% क्या रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. फिर माइनस होगा मैडम ऑपरेटिंग एक्सपेंस. इनर कॉलम में एक एक. ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या है मैडम? ऑफिस एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, यस. सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस, तीनों वही है. ऑफिस एक्सपेंस कितने मैडम? 1,25,000. ओके, फिर कौन से मैडम? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेलिंग एक्सपेंस कितने? 1 लाख. फिर क्या है मैडम? फाइनेंस एक्सपेंस कितने? 30 ना. सो 2,55,000 आर ऑपरेटिंग एक्सपेंस. सो जब ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा मैडम? यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. आर देयर एनी टैक्सेस वगैरह? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कुछ माइनस करने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है. नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ऐड करने के लिए. टैक्सेस वगैरह है क्या? नहीं. सो क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पे नेट प्रॉफिट हो गया? विच इज 45,000. ऑनलाइन वाले कंफर्म करो क्लियर है या नहीं है? जो भी बच्चे ऑनलाइन में है, ये चैप्टर उनके लिए इजी है जिन्होंने कंपनी अकाउंट्स नहीं समझा या जिन्होंने कंपनी अकाउंट बंक मारा है. इजी टू स्कोर है. अब क्या बोल रहा हूं ध्यान देना मैडम. सपोज मैंने आई कैन नॉट डू कंपेरेटिव P&L ईयर. कंपेरेटिव क्यों नहीं कर सकता? कोई मुझे बोलेगा कल मैंने बोला था मैं इसको कंपेरेटिव P&L में नहीं कन्वर्ट कर सकता. कंपैरिजन के लिए 2 साल के वैल्यूज चाहिए. मेरे पास वैल्यूज कितने साल के? खाली 1 साल के. सो कंपेरेटिव बैलेंस शीट या कंपेरेटिव P&L के लिए दे विल गिव यू 2 years वैल्यूज, देन यू कैन कंपेयर. यहां पे हम कॉमन साइज कर सकते हैं. कॉमन साइज मतलब राइट, एक ही ईयर की वैल्यू होगी तो भी कॉमन साइज हो जाएगा. तो जब हम इसको कॉमन साइज में कन्वर्ट करेंगे, यू कैन यूज पेंसिल फॉर दैट पर्पस. पेंसिल यूज करो कोई दिक्कत नहीं. राइट, कॉमन साइज सपोज दिस इज 100. हम नेट सेल्स को 100 मानते हैं मैडम. क्या मानते हैं? नेट सेल्स को 100. एंड आई विल कन्वर्ट ऑल दीज वैल्यूज विथ रिस्पेक्ट टू नेट सेल्स. बराबर मैडम. सो जब सेल्स 12 लाख का था तब COGS 9 लाख का था. जब सेल्स 12 लाख का था तो COGS 9 लाख का था. राइट, आउटर कॉलम को करेंगे हम कन्वर्ट. बोलो यस. तो कितना हो गया? बोलो ना मुझे. सो कितना परसेंट? इज इट 75%?
या सिंपल वर्ड्स में जब 100 रुपीज का सेल है, 75 रुपीज का सीओजीएस है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? अच्छा, 2,55,000 रुपीज के क्या थे मैडम? राइट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस थे। तो जब 10 लाख का सेल हुआ 12 लाख का सेल था, उसमें से राइट तब 2,55,000 का क्या था मैडम? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कितने परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? 21.25। सो मैं ऐसे बोलूंगा 75% ऑफ द सेल्स इज सीओजीएस, 25% of the sales is my gross profit and 21.25% of sales is my right operating expense. So मुझे बोलो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? 3.75% of sales, of sales. इसको बोलते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। दैट्स इट। पहले फॉर्मेट पता होना चाहिए, देन यू कैन इजीली कन्वर्ट इनटू कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। क्लियर है? नाउ इलस्ट्रेशन 4 हो गया, तो लेट्स स्टार्ट विथ इलस्ट्रेशन नंबर 5। यहां पे दिया टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो एनालिसिस। उसमें से कॉमन साइज हमने किया बैलेंस शीट में टोटल को हम 100 मानते हैं, वी कन्वर्ट ईच लाइन आइटम विथ रिस्पेक्ट टू दैट टोटल, एंड इन केस ऑफ इनकम स्टेटमेंट वी कंसिडर नेट सेल्स एज 100 एंड कन्वर्ट ईच लाइन आइटम विथ रिस्पेक्ट टू राइट दैट 100 या सेल्स। सो कॉमन साइज, अब कंपैरेटिव देखते हैं पहले। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। मैडम व्हाट इज द कंपैरेटिव? ध्यान देना, मान के चलो, बहुत सिंपल है। लास्ट ईयर मेरा कैपिटल, प्रीवियस ईयर में मेरा कैपिटल 10 लाख का था, करंट ईयर में मेरा कैपिटल 12 लाख है। टेल मी द एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज मीन्स इन नंबर्स। सो करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू। व्हाट इज एब्सोल्यूट चेंज? करंट ईयर वैल्यू माइनस previous year value. Madam, absolute change is positive 2 lakhs. Increase हुआ है ना, capital is increased. Don't take previous year value minus current year value. क्या लेना है? Current year value minus previous year value. So you will say my capital is increased by rupees 2 lakh, and then you have to calculate the percentage change. Percentage is always with respect to previous year. So 2 lakhs with respect to 10 lakhs. Can I say 20% capital increase हुआ है? Capital is increased by 20%. So how to calculate absolute change? Absolute change is current year value minus previous year value. And how to calculate percentage change? Your absolute change divided by previous year value. Absolute change divided by previous year value. Multiply by what? 100. मैडम तुम्हें मान के चलो तुम्हें प्रीवियस एग्जाम में 60 मार्क्स थे, इस एग्जाम में 80 मार्क्स है, तो तुम्हारा ग्रोथ हुआ या ग्रोथ हुआ कितने का? 20 विथ रिस्पेक्ट टू 60 ना। तो 20 पहले 60 थे, अब 80 है, तो 20 का एब्सोल्यूट चेंज हो गया पॉजिटिव। एंड अगर आप परसेंटेज चेंज ढूंढोगे तो आप बोलोगे 20 विथ रिस्पेक्ट टू 60, 1/3, दैट इज 33%। तुम्हारा परसेंटेज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो परसेंटेज ग्रोथ जो भी है, परसेंटेज चेंज इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वैल्यू। अरे समझा नहीं समझा? तो लिख लेना एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू, लिख लेना नोटबुक में, एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू, या एग्जांपल लिखना कैपिटल, यही एग्जांपल लिखो कैपिटल, और ऐसे ही वैल्यूज लिखना कैपिटल, करंट ईयर वैल्यू, प्रीवियस ईयर वैल्यू, डेल्टा स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट चेंज, इकोनॉमिक्स में हम यूज करते हैं, ठीक है, एंड देन परसेंटेज चेंज। तो वही लिखना। सो कैपिटल 10 लाख था, 12 लाख है, तो कैपिटल इज इंक्रीज बाय हाउ मच? 12 बाय रुपीज 2 lakhs विथ रिस्पेक्ट टू 10 lakhs, सो इट इज 20%। और फॉर्मूला नीचे लिख लेना, एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू
करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू. Absolute change is current year value minus previous year value, and percentage change is equal to absolute change divided by previous year value multiplied by 100. ये तो इजी है ना. सिंपल था, कुछ नहीं है. जो अभी हमने फॉर्मेट सीखे ना वही फॉर्मेट में हमें राइट करंट ईयर के वैल्यूज दिए होंगे, प्रीवियस ईयर के वैल्यूज दिए होंगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट मैडम एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज. डू यू रिमेंबर मैंने आपके साथ बहुत सारे कंपनीज के बैलेंस शीट भी डिस्कस किए थे. लाइक एग्जांपल अगर हम रिलायंस लेते हैं, इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट टू गिव द प्रीवियस ईयर्स वैल्यूज एज वेल. जब भी आप फाइनेंस स्टेटमेंट करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर के वैल्यूज देने होते हैं. मैं इन्वेस्टर रिलेशनशिप में गया, यहां पे रहेगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इसमें देखो 2021 का एनुअल रिपोर्ट, यहां पे आ गया मैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गया मैं. दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड. स्टैंड-अलोन वर्सेस कंसोलिडेटेड. स्टैंड-अलोन मतलब ओनली ऑफ द रिलायंस, कंसोलिडेटेड मींस रिलायंस प्लस सब्सिडीज प्लस इज एसोसिएट्स. ठीक है, यस. चार्जिंग को लगा देखते हैं, सपोज कोई भी लेते हैं, स्टैंड-अलोन तो स्टैंड-अलोन, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान देना. ये सब आ गया उनके बैलेंस शीट वगैरह. मैडम देखो ना बैलेंस शीट कैसे है, इट इज एज पर शेड्यूल 3. हाँ, शेड्यूल 3 में पहले लाइबिलिटीज लिखा रहता है फिर असेट्स. ये लोग पहले एसेट लिख रहे हैं बाद में लायबिलिटी. प्रेजेंटेशन आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. मैडम देखो दे हैव गिवन यू करंट ईयर वैल्यू एंड द प्रीवियस ईयर वैल्यू एज एट 31st March 2022 एंड एज एट 31st March 2021. फर्स्ट ईयर छोड़ के बाकी सब ईयर्स में तुम्हें कंपैरेटिव देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन नो? अरे समझा ही नहीं समझा. सो अगर ले लो कैलकुलेटर पे, टेक ऑन कैलकुलेटर. है ना कैलकुलेटर तुम्हारे पास? वैल्यूज आर इन क्रोस. सो क्रोस कॉमन है हर जगह पे. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पीपी. मैडम रिलायंस के केस में पीपी लास्ट ईयर में कितना था? 2,92,092 crores. क्रोस तो अब आगे से मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, वैल्यूज आर इन क्रोस. एंड इस ईयर के एंड में कितने के पीपीज है? 2,23,824. तो कितना एब्सोल्यूट चेंज है? ले लो कैलकुलेटर. 2,92,092 माइनस 2,20,824 कितना? इज इट डिक्रीज और इज इट इंक्रीज? इंक्रीज हुआ है मैडम. क्या हुआ है? तुमने कैसे ढूंढा? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर. क्या हुआ है? डिक्रीज. हाँ, डिक्रीज होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? डेप्रिसिएशन होगा, सेल होगा और एडिशन भी होगा. ये नहीं बोल रहा कि देयर इज नो एडिशन, देयर विल बी एडिशन, बट जो डिक्रीज है दैट इज मोर देन द इंक्रीज. कितना डिक्रीज हुआ मैडम? पीपीज डिवाइडेड बाय, ये एब्सोल्यूट चेंज आ गया ना मैडम. हमें परसेंटेज चेंज ढूंढना है. विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट लूंगा? करंट ईयर वैल्यू लूंगा, प्रीवियस ईयर ले लो, डिवाइडेड बाय 2,92,092. 2,92,092 मल्टीप्लाई बाय 100. कितना आ गया? सो आई विल से PPs in case of Reliance has decreased by 23.37. Are you getting my point? मैडम यहां पे आ जाओ, दिख रहा है? रिलायंस, ये उनका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, ध्यान देना. व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ रिलायंस? ये वाला है प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर. करंट ईयर की टोटल इनकम बात कर रहा हूं, इसमें अदर इनकम भी इंक्लूडेड है. या अगर आपको टॉप लाइन ही देखना है, राइट, आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेना. ये वाला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है? ये वाला 26 जो जिसके सामने नोट नंबर, वो वाला देखो. मैडम रिलायंस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन द करंट ईयर is
4,45,375 crores. प्रीवियस ईयर में कितना था? प्रीवियस ईयर में कितना था? 2,65,069. टेल मी द एब्सोल्यूट चेंज. सो क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैव इंक्रीज्ड? 1,83,000. सो आई विल से रिलायंस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,83,000 करोड़ से इंक्रीज हुआ है. कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? डिवाइड बाय क्या लोगे आप? 2,65,069. मैडम रेवेन्यू में ग्रोथ 68% है. इमेजिन उनके रेवेन्यू में 68% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर. ऑब्वियसली दिस इज ईयर ऑन ईयर, YOY, ईयर ऑन ईयर. कितना परसेंट है? 68%. Why people trust? Because of this. प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखेगा आपको. अगर आप यहां पे आते हो, ये वाला देखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर देखते हैं. ठीक है, ये वाला देखो, कितना प्रॉफिट था उनका पहले? 31,944 करोड़. अब कितना है? 39,084 करोड़. सो ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखोगे, राइट, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे, इट इज ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ कुछ तो रहेगा. आप अगर निकालोगे तो कितना है? 39,084 माइनस 31,944 कितना? उनका क्या है मैडम? रेवेन्यू में ग्रोथ है. कितना? प्रॉफिट में ग्रोथ है, सॉरी, प्रॉफिट में, डिवाइडेड बाय 31,944 परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 22.35. मैडम टॉप लाइन में ग्रोथ है कुछ तो 68%. टॉप लाइन में ग्रोथ है 68% एंड प्रॉफिट में कितना ग्रोथ है? कितना? 22.35. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रॉफिट में 2 डिजिट में ग्रोथ है भाई. ठीक है, तो ऐसे हमें एब्सोल्यूट चेंज ढूंढना है एंड हमें परसेंटेज चेंज ढूंढना है. चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल नंबर 5. ले लो. यस, एग्जांपल नंबर 5. पेज नंबर बोलो क्या है? 353. वो वैल्यूज यहां पे देखना थोड़ा इजी हो जाएगा. 353. करें स्टार्ट मैडम? इलस्ट्रेशन फाइल ले रहे हैं ना हम लोग. हाँ, फॉर्मेट वही मैडम है, कोई अलग फॉर्मेट नहीं है. खाली अब उस फॉर्मेट में और चीजें ऐड होने वाली है. बिकॉज हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट करने जा रहे हैं, तो हमारे इसमें आएगा करंट ईयर वैल्यूज, प्रीवियस ईयर वैल्यूज, एब्सोल्यूट चेंज वैल्यू एंड परसेंटेज चेंज. समझा नहीं समझा? फॉर्मेट थोड़ा डिटेल्ड वाला हो जाएगा. अब following is the balance sheet of Varun Company Limited as on 31st March 19 previous year and 31st March 20 current year. They have given you values. ठीक है मैडम? शेयर कैपिटल किस में आएगा मैडम? ओन्ड फंड. फिर रिजर्व एंड सरप्लस ओन्ड, ओन्ड कैपिटल या ओन्ड फंड्स. सेक्योर्ड लोन्स borrowed, unsecured loans borrowed. Current liabilities will be used to find out working capital. Application of funds के टाइम हम working capital ढूंढोगे, वहां से माइनस होगा. Fixed assets application, investment application, current assets application of funds. ठीक है? You are required to prepare comparative balance sheet of Varun Company Limited for the both years. क्या पूछा हमें? Comparative balance sheet. ठीक है, तो यहां पे आपका आएगा comparative balance sheet. फॉर्मेट पे इंफेसिस करना. ठीक है मैडम, यहां पे आ गया पर्टिकुलर्स. ठीक है, इनर कॉलम रुपीज या डायरेक्टली हम फाइनल वैल्यूज लिख देंगे. ठीक है, तो यहां पे आ गया तुम्हारा रुपीज. करंट ईयर का क्या है मैडम? करंट ईयर दैट इज 31st मार्च, बोलो मुझे, करंट ईयर 20, प्रीवियस ईयर 31st मार्च 19. फिर हम बोलेंगे
एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज। उधर फॉर्मेट है, देख सकते हो आप, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ही है, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। चलो ए, या वो 1 लिखते तो हम भी 1 लिखेंगे, क्या फर्क पड़ता है। सोर्सेस ऑफ फंड्स, सोर्सेस ऑफ फंड में क्या आने वाला है, ओन फंड्स, बराबर ना मैडम। ओन फंड्स में क्या आने वाला है, ओन फंड्स में आने वाला है मैडम शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो उधर दिया है वो लिखने का, ठीक है, बाकी चीजें नहीं लिखने का। रिजर्व्स एंड सरप्लस, यस, शेयर कैपिटल 2,50,000, रिजर्व्स एंड सरप्लस, अरे करंट ईयर प्रीवियस ईयर गड़बड़ कर दो क्या मैडम, कॉलम 3,70,000 करंट ईयर, ठीक है, एंड 1,00,000 करंट ईयर रिजर्व्स एंड सरप्लस। प्रीवियस ईयर के लिखो, प्रीवियस ईयर के शेयर कैपिटल 2,50,000 था, एंड इसका कितना है मैडम 60, रिजर्व सरप्लस 60। इसके सब टोटल को ही तुम बोलते हो नेटवर्थ, देयरफॉर नेटवर्थ। बोलो कितना आ गया मैडम, ये 4,70,000, और ये आ गया मैडम 3,10,000। आई होप दिस इज क्लियर। सेकंड सोर्स क्या होता है मैडम, बोरोड फंड्स और बोरोड कैपिटल ना, समझा, जो भी बोलते हो आप, यस। इसमें दो चीज आने वाली मैडम, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन से वहां पे जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो लिखेंगे, ठीक है, डिबेंचर्स वगैरह नहीं तो इग्नोर करने का। अनसिक्योर्ड लोन्स, अमाउंट बोलते चलो, चलो अमाउंट बोलते चलो। मुझे करंट ईयर के पहले बोलो मैडम, 1,60,000 एंड 1,40,000। प्रीवियस ईयर के वैल्यूज बोलो मैडम, 1,90,000। क्या हम इसकी सब टोटल ले सकते हैं, इसको बोलेंगे टोटल बोरोड फंड्स, ये टोटल आ गया। टोटल बोरोड फंड्स, मैडम आई थिंक 3 लाख है ना, और ये कितना है 1,90,000। एक तो चीज समझ में आ रही है, हमने कैपिटल भी इंक्रीज किया है एंड लोन भी इंक्रीज किया है साल भर में। अरे यस और नो, कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है, लोन भी इंक्रीज हुआ है। मैडम ये पैसा कहां पे यूटिलाइज हुआ होगा, ये पैसा एक्स्ट्रा जो आया ना लास्ट ईयर तक कम था, इस ईयर में इनफ्लोज हुए मैडम, बराबर क्या, सोर्सेस इंक्रीज हुए ना मैडम। तो इस ईयर में कैपिटल लिया है और इस ईयर में लोन्स लिए और, बराबर क्या। यहां पे लिखो टोटल फंड्स अवेलेबल, ए प्लस बी, यस बोलो, टोटल फंड्स अवेलेबल 7,70,000, बराबर कह रहे हैं। और ये कितना था 4 लाख या 5 लाख, 5 लाख। लास्ट ईयर में हमारे पास कितने फंड्स अवेलेबल थे 5 लाख, इस ईयर में कितने फंड्स अवेलेबल है 7,70,000। अब हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ दोज फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, उसमें ए फिक्स्ड एसेट्स, क्या क्या है, ये डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट्स से लिखा है, हाँ डायरेक्टली फिक्स्ड, अच्छी बात है। करंट ईयर के 5,70,000 मैडम, प्रीवियस ईयर के 3,50,000, मतलब तुमने इस ईयर में फिक्स एसेट एडिशन किया है मैडम। डेप्रिसिएशन होगा, सेल होगा, बट उसके कंपैरिजन में एडिशन इज मोर। अरे समझा नहीं समझा, आगे
बी, फिर मैडम क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट्स। लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट 1,20,000 थी, इस ईयर में 1,70,000, तो इन्वेस्टमेंट में आपने 50,000 लगाए, अरे यस और नो। एंड सी मैडम क्या, वर्किंग कैपिटल के लिए कितने फंड्स यूज हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल। उसमें करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यस बोलो, करंट एसेट कितने हैं मैडम अपने पास, प्रीवियस करंट ईयर में एक्चुअल डिक्रीज हुए शायद से, करंट लायबिलिटीज कितने हैं मैडम, करंट ईयर के 90, प्रीवियस ईयर के 1 लाख। इसको तुम बोलते हो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कितना है मैडम, 30,000 है वर्किंग कैपिटल करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में भी 30, सो मेंटेन द वर्किंग कैपिटल, ऐसे आप बोल सकते हो। Therefore, total funds applied टैली होना चाहिए। बोलो मैडम, 5,70,000 फिक्स एसेट के लिए, 1,70,000 इन्वेस्टमेंट के लिए, 6,07,40,000 हो चुका है वो, एंड 30,000 राइट वर्किंग कैपिटल के लिए, तो 7,70,000 आ गया। चेक करो मेरा टैली हुआ है। सोर्स फंड्स अवेलेबल इज इक्वल टू फंड्स अप्लाइड, बराबर। लास्ट ईयर में 3,50,000 प्लस 1,20,000 4,70,000 प्लस 30 5 लाख। ये फॉर्मेट तो अब तुम्हें आता है। अब इसके आगे दो कॉलम डालने बस, एक एब्सोल्यूट चेंज एंड दूसरा परसेंटेज चेंज। क्या हो गया तुम्हारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट मैडम, क्या बड़ी बात है उसमें। चलो एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है, करें स्टार्ट। यस मैडम, कैपिटल हैज इंक्रीज और डिक्रीज्ड, इंक्रीज बाय 1,20,000। प्लस में लिखो, नेगेटिव में लिखो, तुम्हें जैसे लिखना है वैसे लिखो। मैडम, रिजर्व्स एंड सरप्लस हैज इंक्रीज बाय 40,000। Therefore, can I say overall net worth is increased by 1,60,000? ओनर बिजनेस में पैसा ला रहा है, इसका मतलब ये समझ लेना, ओनर ही बिजनेस से पैसे लेके जा रहे हैं, इज नॉट गुड साइन। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, बाय बैक इज नॉट ए गुड साइन। लोग कितना भी बोले कि वर्थ एडिशन, वर्थ क्रिएशन होता है रेशियो बेसिस पे, कॉमन सेंस की बात है। अगर बाय बैक हो रहा है, लाइक पेटीएम ने बाय बैक किया, लोग कितना भी बोले लॉजिकल है क्या है, बट मेरे हिसाब से राइट इट्स नॉट गुड थिंग। मतलब पहले वो बोल रहे थे हमारे शेयर की वैल्यू 2,150 थी एक साल पहले जब उन्होंने शेयर्स इशू किए, और बाद में 815 पे कुछ तो उन्होंने बायबैक अनाउंस किया। ओपन ऑफर था, नॉट टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर में जो प्राइस कोट की उसी प्राइस पे लेना होता है, मैंने सिखाया था इफ रिमेंबर, राइट। सो टेंडर ऑफर पे जो प्राइस पे उसी प्राइस पे लेना पड़ेगा। ओपन ऑफर में 815 के आगे नहीं देंगे, उसके नीचे होगा तो देंगे। कुछ तो 643 या कुछ पे वो ओपन ऑफर क्लोज हो गई, एंड वो मतलब इशू किए 2150 पे जब उन्होंने आईपीओ में प्राइस वैल्यूएशन किया था, एंड जब बायबैक हुआ 600 समथिंग पे 40-50 के आसपास वो बायबैक कर रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से कंपनी ग्रो नहीं होगी। लोग कितना भी बोले, लोग बोलेंगे रेशियो एनालिसिस वगैरह वगैरह, वेल्थ क्रिएशन होता है वगैरह, वो बुक्स में दिखेगा, बट प्रैक्टिकली मुझे नहीं लगता कि वो वेल्थ क्रिएशन है, बिकॉज कंपनी डज नॉट हैव राइट प्रोस्पेक्टस, दे डोंट हैव द प्रोस्पेक्ट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन द राइट पेटीएम। सो मेरे हिसाब से बाय बैक एज ए कॉमन, देखो बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसे डालोगे पैसे निकालोगे, कॉमन सेंस की बात है। पैसे लोगे और पैसे रिटर्न करोगे, लोगे ना और पैसा डालोगे ना, यहां पे तो उल्टा हो रहा है। नेक्स्ट, सिक्योर्ड लोन्स 60,000 इंक्रीज बाय 60,000, अनसिक्योर्ड लोन्स इंक्रीज बाय 50,000. So overall loans increase by 1,10,000. ओवरऑल कैपिटल इंक्रीज हुआ है 1,60,000, ओवरऑल लोन्स इंक्रीज हुआ है 1,10,000, तो ओवरऑल तुम्हारा
फंड्स अवेलेबल इंक्रीज होगा 2,70,000, चेक करो। अरे यस और नो? फिक्स असेट्स में कितना एप्लीकेशन इंक्रीज हुआ है? 2,20,000। सो मैडम जो 2,70,000 का फंड्स अवेलेबल इंक्रीज हुआ है ना, उसमें से 2,20,000 फिक्स असेट में गया है। अरे ऐसा नो? उसमें से 2,20,000 किस में यूज हुआ है? फिक्स असेट। इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज हुआ है? यहां पे 2,70,000 का है, तो वर्किंग कैपिटल में कुछ भी नहीं रहेगा नेट बेसिस पे, यहां पे जीरो दिखेगा तुम्हें। वर्किंग कैपिटल में जीरो, मतलब 2,70,000 जो फंड्स अवेलेबल हुए ना, उसमें से 2,20,000 किस में गए? फिक्स असेट्स में। इन्वेस्टमेंट में कितने गए? 50। वर्किंग कैपिटल में कुछ इंक्रीज हुआ क्या ओवरऑल बेसिस पे? नहीं। आगे करंट असेट्स इंक्रीज डिक्रीज बाय 10,000, बराबर। इवन करंट लाइबिलिटीज आल्सो डिक्रीज बाय 10,000। ओवरऑल ये जीरो है। -10,000 प्लस 10,000, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बराबर क्या मैडम? नहीं तो 20,000 लिख के आओगे -20,000। रिया मैडम? हाँ। सो एप्लीकेशन इज ओवरऑल इंक्रीज बाय 2,70,000। ले लो कैलकुलेटर एंड क्विकली मुझे बोलो परसेंटेज चेंज। हाउ विल यू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वैल्यू। सो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, बोलो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, बोलो 48% इंक्रीज है ऑब्वियसली। 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000, कितना? 66 पॉइंट इंक्रीज। मैं इंक्रीज को प्लस में दिखाता हूं, डिक्रीज को माइनस में दिखाता हूं, ठीक है? सो 1,60,000 आउट ऑफ 3,10,000, ऐसे एक एक ढूंढना होगा। कर सकते हो? करो और चेक करो कि तुम्हारे आंसर के साथ टैली हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर ऐसे आ गया तो ये मुश्किल हो जाएगा परसेंटेज कैलकुलेट करना एग्जाम में। जिन्होंने सिलेबस ड्राफ्ट किया उनको पता नहीं कि कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है, भूल गए हो। 3 घंटे तुम कैलकुलेशन में डाल दोगे मैडम, ठीक है? इसलिए कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए एग्जाम में। बट गवर्नमेंट को कौन बोले? तो अगर यही तुम्हें वोटिंग राइट मिलता है तो वो कैलकुलेटर लेके आएंगे, क्योंकि फिर तुम वोट करोगे ना। तुम्हें वोटिंग राइट नहीं है तब तक तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं। एंड जब तुम्हें वोटिंग राइट मिलता है, तुम ग्रेजुएशन में रहते हो, तब वैसे भी तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी डिमांड होती ही नहीं कुछ। और तुम्हारी डिमांड होती है कि किसने कौन से बिकनी पहनी। हाँ, आजकल यूथ उसमें ही बर्बाद हो रही है। आई एम नॉट आप बोलोगे सर आपके अगेंस्ट हो क्या, बट यू शुड डू सम प्रोडक्टिव थिंग्स। कल मोदी जी ने बोला कि राइट, क्या तुम लाइक उनके एमएलए वगैरह उनको बोला कार्यकर्ताओं को कि तुम क्या बोलते हो पब्लिक में, ये थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। मोदी जी इतने सोच समझ के बोलते हैं, ये लोग बाकी मतलब जो छोटे होते हैं ना वही ज्यादा उड़ी मारते हैं। हाँ? नहीं, राहुल गांधी आजकल अच्छा बोल रहा है, लेकिन टुडे राहुल गांधी एटलीस्ट उसने उसकी इज्जत थोड़ी बढ़ा ली है। वो जो यात्रा नहीं, देयर शुड बी ए कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन। अगर डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम्हें पता भी नहीं है, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से क्या ले लिया पता है? पार्लियामेंट ले लिया, हमने उनसे सब चीजें ले ली, बट देयर इज अ शैडो ऑफ पार्लियामेंट। पता है तुम्हें? ये कंसेप्ट हमने इंडिया में एक्सेप्ट नहीं की। हमने सब चीजें ले ली बट अच्छी चीज नहीं ले ली। देयर इज अ शैडो पार्लियामेंट और शैडो गवर्नमेंट बोलते हैं। मतलब एग्जाम्पल एक मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री में कौन रहेगा? जो पावर में वो वाले रहेंगे, एंड अपोजिशन वाले भी खुद की उसे शैडो मिनिस्ट्री बनाएंगे, एंड दे विल कीप वॉच ऑन द हु आर इन पावर। उससे चीजें इफेक्टिवली होती है। इंडिया में शैडो गवर्नमेंट है ही नहीं। जो अच्छी चीज है हम हर चीज नहीं एक्सेप्ट करते, एंड जहां पे चीजें सच्ची में बेनिफिट के लिए रहेगी
तब ये पॉलिटिशियन सब साथ में आके उनके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। ये होता है, दिस इज द इंडिया। वो कितने भी आगे रेस्ट स्टेज पे आके झगड़े करे, कुछ भी करे, एट द एंड ऑफ द डे जो उनके लिए बेटर है वही करेंगे। डिस्क्लोजर, जो उनको डोनेशंस आते हैं उसके बारे में, डिस्क्लोजर के बारे में वो कुछ बात नहीं करते। नो वन टॉक्स अबाउट इट, ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस। क्यों? बिकॉज पैसे आ रहे हैं ना। अगर डिस्क्लोज अगर करना पड़ेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो क्यों नहीं, इतने हैं ना तो दे शुड डिस्क्लोज ऑल द थिंग्स। बट उसके लिए कोई एक्ट आता है, सब साथ में आके उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए, वो उनके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, हमने हमारे बेनिफिट के लिए काम करेंगे। जब हम हमारे बेनिफिट के लिए काम करेंगे अपने आप जीडीपी बढ़ेगा। मतलब वी आर क्रिएटिंग सम प्रोडक्टिव। और मेरे हिसाब से इंडिया में चाहे वो राहुल गांधी रहे पीएम, अगर गलती से होते हैं, या मोदी जी रहे, इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पीएम, इट्स बिकॉज ऑफ वी पीपल। वी आर कंस्ट्रक्टिव पीपल। हम पाकिस्तान जैसे नहीं है, ठीक है, कि बॉम्ब बना रहे हैं, ठीक है। यस, सो इट्स इरिस्पेक्टिव कौन पावर में, इंडिया विल ऑलवेज ग्रो। और तुम्हें लगता है कि नहीं ये पावर में आने से ग्रो नहीं होगा, तो तुम्हें ग्रोथ ही नहीं पता या लोगों की टेंडेंसी नहीं पता है। यस, थैंक यू। कल कंपैरेटिव कंप्लीट होगा, कॉमन साइज कंप्लीट होगा एंड रेशियो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।